हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बंधन फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को देखा जाए लॉन्च होते होते 11.9 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब ये बहुत ही पुराना फंड अगर आप देखें तो अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में, तो 17.31% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 11.9 ईयर्स में, तो 15.23% का रिटर्न है। मतलब अगर आप देखा जाए तो मार्जिन 2% से अपने कैटेगरी से पीछे रह जा रहा है। अगर आप देखा जाए ऑल टाइम रिटर्न के मामले में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी के साथ हम कंपेयर कर रहे हो, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी होता है, तभी आप उससे जज कर पाते हैं कि एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है या नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पूरी चीज नहीं होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे अगर बताता हूँ, अभी यहाँ पे हम रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में पता चला है कि मतलब कैसे कितना ज्यादा रिस्क है, उसके बेसिस में आपको रिटर्न दिलवा रहा है। अगर रिस्क बहुत ज्यादा कम ले रहा है अपने कैटेगरी से और रिटर्न आपको इतना दिलवा रहा है 15.23, तो डेफिनेटली वहां पे जो नेगेटिव फीडबैक है वो भी पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और स्टार्टिंग में कि नेगेटिव फीडबैक दे दिया और आपने बोलते बेकार फंड है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो पूरा डिटेल में देखिएगा। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1,000 रुपए कंटिन्यूसली हर महीने इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूसली हर महीने 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज जब कन्वर्ट होकर बन गया था 2.45 लाख रुपीज। मतलब देख पा रहे 10 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो गया है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज जब आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.15 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे कि मतलब इस फंड से गोल्ड ने थोड़ा सा कम रिटर्न दे रखा है। और अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज, वो भी 10 साल में। तो आप देख पा रहे कि मतलब डिफरेंस इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। तो आप देख पा रहे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न भी कम दे रखा है, मतलब 15% तक रिटर्न दे रखा है। तब भी आपका जो एफडी बीटिंग रिटर्न है, गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न है। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न कैटेगरी कंपैरिजन में बिलो एवरेज है, मतलब उससे भी एवरेज है अगर आप देखें रिटर्न अपने कैटेगरी से। और रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे बिलो एवरेज लेके चलता है। वो कैसे, मैं यहाँ पे नीचे बात करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न रेशियो मैंने निकाल रखा है लास्ट के 3 साल के हिसाब से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो बीटा बीटा बेसिकली आपको क्या बताता है, बीटा बताता है कि वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क से कितना ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो है वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे कम वॉलेटाइल होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिटर्न भी कैटेगरी से कम दे रखा है। तो कंपेयर के मामले में अगर देखा जाए तो 1 से नीचे होना जरूरी होता है यहाँ पे बीटा। तो 0.92 इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का है, और कैटेगरी का देखा जाए तो 0.93 है, मतलब 0.1% का ही फर्क है। तो देखा जाए यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं बीटा के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए आप इसको बराबर ही वॉलेटाइल मान सकते हैं, और यहाँ पे 2% से पीछे रह गया कैटेगरी से। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, देखिए जो आपका एवरेज रिटर्न होता है ना, एवरेज रिटर्न से कितना प्लस कितना माइनस, वो जो बीच में एक रेंज बन जाता है ना, रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। वो हर साल रिटर्न उतने के मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे उसी को स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ये जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर फंड का अगर आप देखा जाए तो 13.78 है, और कैटेगरी का देखा जाए तो 14.24 है, मतलब कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। तो इसीलिए अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कम रिस्क लेके चला, थोड़ा सा कम, मतलब आप इसको -19-20 का फर्क आप मान सकते हैं रिस्क के मामले में। और रिटर्न 2% से पीछे रह जा रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। मैं इसको एक अभी तक अगर बोलूं तो एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। ये देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2% का ही डिफरेंस अगर आप देखा जाए, लेकिन फिर भी वो 2% लॉन्ग रन में, मतलब 12 लगभग 12 साल का, 12 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं, और 2% मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर आप इतने लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कम मत समझिए। और वॉलिडिटी के मामले में देखा जाए तो लगभग आसपास ही है, मतलब लगभग, अगर इसका थोड़ा सा कम है वॉलेटाइल, लेकिन फिर भी लगभग आसपास ही है। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर 1% का होता तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बोलता कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2% है, तो लॉन्ग रन में वो भी 12 साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2% बहुत ज्यादा डिफरेंस बन जाता है अगर आप 12 साल के टाइम के फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे डेफिनेटली मैं यहाँ पे
थोड़ा-सा एवरेज सा फीडबैक दूँगा, ना तो बेकार ना तो अच्छा। अगर ये ज़्यादा इसका बीटा अगर ज़्यादा होता, स्टैंडर्ड डिविएशन होता, तो यहाँ पे मैं एकदम नेगेटिव फीडबैक देता आँख बंद करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कम है, तो इसी के बेसिस में 1-2% का आपको देखने को मिल रहा है कि कैटेगरी ने ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। जब मिनिमम एसआईपी की बात करें, मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक है कि देखिए आजकल जो है ना स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब लमसम करना चाहते हैं आप, 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको पता चलता है कि इसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो इसमें क्या आपको भरोसा बना रहता है। अगर मान लीजिए आपका एम साइज कम रहता है, तो आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तभी लोग ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तभी इसका एम साइज कम है। तो यहाँ पे एक आपका डर डर बना रहता है कि मतलब हाँ, इस म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ खराबी है, तभी तो लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर एम साइज ज्यादा रहता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम वहां पे रहता है कि मतलब फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। आपने सुना होगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका अगर आप यूएम चार्ज देखिए 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है। तो वहां पे क्या फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, वो क्या करते हैं, बीच बीच में एसआईपी बंद कर देते हैं, लमसम बंद कर देते हैं, ऐसे पार्शियल इफेक्ट एक पड़ता रहता है फंड पे। लेकिन हाँ, अगर आपका एम साइज ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा कोई मैटर नहीं करता। अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एम साइज कम है, तो डेफिनेटली वहां पे एक मैटर ऑफ कंसर्न है, वहां पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में खराबी है, तभी यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आपका जो फंड है 10 साल से ज्यादा पुराना है और 15 साल के बीच में है, तो जो मैंने सेट कर रखा है एम साइज 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में एम साइज हो, तो उसके एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 7,918 करोड़, मतलब आप मान सकते हैं 8,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, मतलब ठीक ठाक सा एम साइज है। मैं इसको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, कोई ज्यादा अच्छा नहीं कि बुरा नहीं, एम साइज के मामले में एकदम एवरेज सा है। तो अभी तक अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने फीडबैक जो दिया है एवरेज दे रखा है। रिस्क जो है थोड़ा सा कम लेके चलता है, तो रिटर्न जो है 2% कम भी देके चलता है अपने कैटेगरी से। तो ये एक है, और एम साइज भी थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, मतलब लोगों का इतना ज्यादा भरोसा नहीं आ पा रहा है। आप देख पा रहे कि 8,000 करोड़ रुपीस है, लेकिन हाँ एवरेज है, मतलब आप ये मत सोचिए कि बेकार है। एम साइज 8,000 करोड़ रुपीस एकदम एकदम ठीक ठाक सा एम साइज इसको मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपका फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो एज एन मैनेजमेंट फीस हमें उन्हें कुछ हिस्सा पेमेंट करना पड़ता है, तो ये प्रॉफिट का 1.14% आपको पे करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.14 है। तो मैं आपको यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, देखिए एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना जरूरी होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मतलब लॉन्ग रन के लिए आप अगर वेट करेंगे ना, तो 1.14% आप मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं ना, तो आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा, और आप आपको चुभेगा। आप 15 साल तक वेट कर रहे हैं, और आपको 1.14% अपना पोर्टफोलियो का देना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब लाखों करोड़ों रुपीस अगर आप रिडीम करते हो, पेमेंट कर रहे हैं एज ए मैनेजमेंट फीस, आपको भी दुखी, मतलब अंदर से दुख फील होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे से अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि देखिए 0.8% हो या 0.9% हो या फिर 1% भी एक्सपेंस ना, वो भी बेकार होता है। मतलब वहां पे आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है एज ए मैनेजमेंट फीस। तो यहाँ पे तो 1 के ऊपर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा एक्सपेंस रेशियो के मामले में। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि इसी कारण ही एम साइज इसका भी कम है, क्योंकि एम साइज लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, और रिस्क जो है थोड़ा सा कम लेके चल के आपको रिटर्न भी 2-3% का डिफरेंस बन जा रहा है, अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में कैटेगरी से, वो भी कम, मतलब कैटेगरी से कम दे रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे बड़ा ये चीज है कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर 1 साल से पहले अपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मार ले, तो वो 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा, तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेन बात पे आते हैं, आपको मार्केट कैपिटल किस पर्टिकुलर सेक्टर में इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो देखा जाए, एक ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑफ फंड है, तो यहाँ पे कोई सेबी की गाइडलाइन इनको फॉलो नहीं करनी पड़ती। किसी में भी मतलब जो फंड मैनेजर अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से वो अलॉटमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में 100% भी ले सकते हैं, लार्ज कैप में भी 100% ले सकते हैं, वो अपने उनके हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखा जाए, तो मिड कैप में 15.93% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में अगर आप देखा जाए तो 9.55% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में देखा जाए तो 72.07% तक एलोकेशन है, डेप्थ एंड अदर्स में 2.4% तक एलोकेशन है। तो देख पा जो रिटर्न है वो आपको क्यों यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे कि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 15.
2-3% तक का रिटर्न है, मतलब 15% तक का आपको रिटर्न मिल रखा है। रीजन उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो लार्ज कैप में इनका 72.07% तक का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा एलोकेशन जो है लार्ज कैप में, मतलब बड़ी कंपनीज में है, तभी इसका जो रिटर्न है थोड़ा बहुत एडजस्ट हो होके आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मिड कैप में 15.93 है। तो देखा जाए यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत कम लेने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी जो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न में थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिस्क जो है वो लगभग बराबर कैटेगरी के बराबर ही है, और रिटर्न आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न और एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे देखते हैं कि इसके और आगे क्या है। तो मार्केट कैपिटल के बारे में यहाँ पे मैं बोलूं तो एक ठीक ठाक सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ठीक ठाक सा फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रिस्क थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे मिड कैप में और स्मॉल कैप, मतलब आप लगा सकते हैं कि लगभग 30% तक का इनका जो स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन हो रखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने 15% तक का रिटर्न दे रखा है। तो इससे अच्छा तो यार हम इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे तो यार पूरा 80 से मतलब 90% या 95% जो होता है वो आपका लार्ज कैप में एलोकेशन हो रखा है, और आपको 15% तक का या 16% तक का रिटर्न दे देते हैं। कोई तो 17 से 18% तक का रिटर्न दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि अगर लार्ज कैप में फुल करके मतलब 80 से 90% एलोकेट करके अगर 15% तक का रिटर्न देता तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा एलोकेशन में थोड़ा बहुत खुश नहीं हूँ। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 30.75% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 15.17% तक एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10.07% तक एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.3% तक एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में 7.53% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.1% तक एलोकेशन है। इसका हेल्थ केयर सेक्टर में 6.69% तक एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 5.64% तक एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 3.98% का एलोकेशन है, और रियल एस्टेट में 1.42% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइकिल, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और बेसिक मेटल्स, अगर ये जो 5 सेक्टर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे देखा जाए ठीक ठाक सा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो सेक्टर एलोकेशन के मामले में यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है। एक मनीष गुनवानी, इनका एक्सपीरियंस है 1.77 ईयर्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। सेकंड जो आपका विराज कुलकर्णी, इनका एक्सपीरियंस है 2.35 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। रितिका बेहरा, अगर आप देखा जाए 1.08 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। गौरव सत्रा का एक्सपीरियंस है 0.42 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है चारों के चारों। मतलब इनको अगर आप ट्रैक करना तो मतलब इनका हिस्ट्री ट्रैक करना, मतलब देखिए आप फंड मैनेजर के बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर, अगर एक्सपीरियंस रहते हैं तो आप हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब पास्ट में इन्होंने कैसा रिटर्न दिलवा रखा है, पास्ट में इनकी कैसी स्ट्रैटेजी रही है। तो ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं, आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पास्ट में इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, तो आगे भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे फंड मैनेजर चार चार है तो डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फंड मैनेजर्स है, तो मैनेजमेंट में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि आप पास्ट में इनकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते थे, इनके बारे में जान सकते थे कि इन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है। तो यहाँ पे उस मामले में थोड़ा नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो यहाँ पे रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग है। देखिए ये एक एवरेज सा फंड मैं बोलूंगा, एक इतना अच्छा खासा इंप्रेसिव फंड नहीं है। यहाँ पे बुराइयां आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी। देखिए कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, पहली बुराई है, 2% से पीछे रह रहा है। 2% आप बोले 2% क्या है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप 12 साल के हिसाब से देखें तो 2% बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में देखा जाए 2-3 साल या 4 साल, तो डेफिनेटली वहां पे मैं कुछ ज्यादा इसको डिफरेंस नहीं मानूंगा। लेकिन 12 साल डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है, 2% भी। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे बीटा जो है और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब जो रिस्क है वो भी लगभग बराबर ही है। अब इसमें कोई कम मुझे देखने को नहीं मिला है। रिस्क एक बार लगभग कैटेगरी के बराबर, और रिटर्न भी 2% से पीछे रह गया, वो भी कंटिन्यूअसली हर साल अगर आप देखा जाए, मतलब 12 साल तक लॉन्ग लॉन्ग रन में अगर देखा जाए। उसके सबसे बड़ी बात है एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, 1.14% बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। तो यहाँ पे एक और नेगेटिव फीडबैक रहेगा। और मार्केट कैपिटल के बारे में बताएं तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप में इन्होंने ये कर रखा है, और मतलब 72% तक का एलोकेशन कर रखा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में इनका मतलब लगभग 30% तक का एलोकेशन है, तब भी इनका रिटर्न जो है 15% तक है लॉन्ग रन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ओवरऑल। अगर आप देखा जाए एक्सपीरियंस ज्यादा फंड मैनेजर्स भी नहीं है, और
ओवरऑल देखा जाए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक्सपेंस इश्यू से ही मेरा मन यहाँ पे उग चुका है और दूसरी चीज रिटर्न भी थोड़ा कम है तो डेफिनेटली आप लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अगर रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है 14% से लेकर 17 या 18% के बीच में तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा तभी आपको इसी के बीच में ही आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं तो ये ओवरऑल इसका रिव्यू था मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते तो कर सकते हैं लेकिन 7 से 10 साल और आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया बिल्कुल भी नहीं आप इस पे खुद रिसर्च करके ही डिसीजन लीजिएगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं चलो लाता था थैंक यू